A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadwani, your English teacher. Today we'll be solving the Business Studies paper of ISC specimen for 2024 examinations for class 12 ISC. दिस पेपर विल बी सॉल्व इन टू पार्ट्स. आज हम लोग इसका जो सबसे वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं या जो आपका सेक्शन ए है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव या वेरी शॉर्ट आंसर्स का, दैट वी विल टेक एंड द अदर पार्ट्स विल डू इन द अदर सेक्शन. नाउ द फर्स्ट वन, द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेज कि ये जो पेपर है ये 80 मार्क्स का होगा. इट विल बी ऑफ 3 hours एंड यू विल बी गेटिंग एडिशनल 15 minutes फॉर ओनली रीडिंग द पेपर. इस टाइम पर आपको पेपर स्टार्ट नहीं करना है. इस टाइम पर आपको वो क्वेश्चंस, पहले आपको पेपर सॉल्व करना है, रीड करना है. इससे पैसेजेस होंगे, केस स्टडीज होंगी, वो सब आपको पढ़नी है और उसके बाद आपको चूज करना है कि अगर इंटरनल ऑप्शंस दिए हुए हैं दो में से एक चूज करने का, तो आपको कौन सा बेस्ट आता है. ठीक है, तो नाउ we'll study now. First, now this paper has 3 sections, जिसमें section A, section B, section C. Section C is of long answers, short answers and objective and very short. This is of 1 mark. So today we'll study section A only. Section A का first question. This PDF I will send you on Telegram. You can join us there. Telegram Diva Classes. The first question says 2/3 of employees of Saturn Hotel are employed full time. The remaining 1/3 employees are working on a regular but for a lesser hours than the full time staff. तो उसको हम लोग, उस emerging trend को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उस emerging trend को हम लोग permanent part time कहते हैं. permanent part time वो काइंड ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ एम्प्लॉयज को एक समय के लिए, एक सीमित समय के लिए रखती है, पार्ट टाइम के लिए रखती है, जिससे उनकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और एम्प्लॉयज को भी ये बेनिफिट होता है कि दे कैन गो फॉर एनी अदर काइंड ऑफ बिजनेस या अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं. तो ये जो काइंड ऑफ इमर्जिंग ट्रेंड है, दैट इज परमानेंट पार्ट टाइम ट्रेंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट states that it is inherent in all organizations and at all levels. तो ये कौन सा characteristic है? तो the characteristic is pervasive, that human resource management is pervasive nature. आप उसको हर जगह पर, हर organization में पाओगे. Then third question says morale is the attitude of staff towards work, co-employees and organization. In this context, what does friction among employees mean? So friction among employees क्या होता है? ये किसी भी तरीके का मतभेद, conflict या individual difference होता है among the employees, जो उनको एक cooperative nature या एक teamwork बनाने से दूर करता है. तो it is friction among employees क्या होता है? It is conflict or individual differences among the employees. The next part is you have to expand this term CRISIL. CRISIL means Credit Rating Information Services of India Limited. This is a company जो क्या करती है, जो इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को रेट करती है अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट वर्दीनेस, रिस्क, और आपको फाइनेंशियल एडवाइसेस भी प्रोवाइड करती है ये. देन कम्स नेक्स्ट वन कि कौन से इंसेंटिव्स होते हैं जो टैंजिबल और मेजरेबल होते हैं. तो दो काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स होते हैं, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी. तो उसमें से मॉनेटरी इंसेंटिव्स होते हैं जो टैंजिबल और मेजरेबल होते हैं. द नेक्स्ट पार्ट इज कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, the maximum number of members that a private limited company has, तो उसमें कितने होते हैं? It has 200 members. पहले कितने थे? 50 members. And according to the new Companies Act 2013, it has been raised to 200 members. Okay, अब next question इसमें पूछा गया है that on the basis of dash, communication may be classified into formal and informal. देखो, अब कम्युनिकेशन के यहाँ पर दो चीजें हैं. अगर आप इसका क्लासिफिकेशन देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे या इमेजेस सेक्शन में जाकर के देखोगे, तो दो ऑप्शंस आ रहे हैं. आप या तो रिलेशनशिप चूज कर सकते हो उसमें से, और इसी का ही दूसरा ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी वो हम लोग
कम्युनिकेशन को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो यू कैन टेक आइदर ऑफ दीज। हमने एक आंसर इसलिए लिखा है क्योंकि कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सिर्फ एक ही आंसर लिखना है। Then eighth one, dash employee appraisal evaluates the latent capacity of the employee। तो वो कौन सा appraisal होता है? This is potential appraisal। Then next part, that you have to identify the terminal benefit paid to an employee who leaves the employment either after working for a specified number of years और ऑन सुपर एनुएशन। तो वो कौन सा काइंड ऑफ बेनिफिट होता है? दैट इज ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी इज द अमाउंट दैट इज पेड टू एन एम्प्लॉय जो एक लंबे समय तक काम कर चुका होता है, उसको हम लोग ये वाला अमाउंट देते हैं, जो who leaves after working for a specified number of years, और उसको एक लंबे समय तक या फिर सुपर एनुएशन, या वो एक ये चीज डिसाइड करता है कि उसको कुछ पेंशन काइंड ऑफ थिंग मिलेगा, तो उसके लिए हम उसको ग्रेचुइटी पे करते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, सब देखो ये सब 1-1 मार्क्स के क्वेश्चंस है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज देयर वाज अ मेजर फायर एट द अनिल ऑटो लिमिटेड। The management of the warehouse asked the supervisor to investigate this incident and submit a report of the same। देखो अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, रूटीन रिपोर्ट, पब्लिक रिपोर्ट, इंफॉर्मेटिव एंड इंटरप्रिटेटिव। रूटीन रिपोर्ट मेरी वो रिपोर्ट होती है जो हम लोग रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, कोई भी उसमें आपका एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं होता है कि आपको ये कैसे करना है, क्यों करना है। पब्लिक रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो पब्लिकली अवेलेबल होती है सबके लिए। इसका आंसर वैसे तो होना चाहिए स्पेशल रिपोर्ट्स। स्पेशल रिपोर्ट्स जब आप अपने बुक्स में पढ़ोगे भी तो भी उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ था कि वो काइंड ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं जो किसी स्पेशल इंसिडेंट के लिए होती है। फॉर एग्जांपल स्ट्राइक हो गया, फायर हो गई, उसके लिए हम लोग उसको बनाते हैं, जिसमें हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं मैटर को प्रॉपरली और उसके बाद उसी से रिलेटेड डेटा को शो करते हैं, रिकमेंडेशंस भी उस पे देते हैं। बट वो नहीं है, तो वी विल टेक इट हियर एज इंफॉर्मेटिव। इंटरप्रिटेटिव इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन का ऑप्शन नहीं था। अगर बोला गया होता कि उसमें ये भी बोला है सुपरवाइजर ने कि उस पर आप रिकमेंडेशन दो या सजेशन दो कि आपको अगर आपके वेयर हाउस में फायर लगी तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे, तब वो इंटरप्रिटेटिव हो जाती है। एल्स अगर कुछ भी नहीं ऐसा दिया, सिर्फ यू हैव टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, वैसे तो इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशल रिपोर्ट होती है। बट इन केस दैट इज नॉट रिटन तो वी विल राइट इट एज इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट, जो आपको किसी भी चीज का जो भी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स है, वो दे रही है, तो इट विल बी इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट। देन नेक्स्ट वन, Falguni wants to buy some wood for the furniture manufacturing unit of her company. She decides to write letters to various timber merchants to know the prices and availability of different kinds of wood. Identify the type of letter। तो वो कौन सा तरीके का लेटर लिखेगी? वो लिखेगी इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी लेटर वो लेटर होता है जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज को भेजा जाता है जब हमको उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तो हम उनसे सिर्फ एक प्राइस लिस्ट मांगने के लिए ये करते हैं। उसके बदले में जो वो हमें लेटर देते हैं इन रिप्लाई, दैट इज कोटेशन लेटर, जिसमें वो अपने कमोडिटी के प्राइसेस को कोट करके देते हैं। देन कंप्लेंट लेटर्स, यू नो, फॉर कंप्लेंट्स इन ऑर्डर लेटर, जब देखो ये हो गया 1 नंबर इंक्वायरी, उसके बाद वो कोटेशन देते हैं, और तीसरे पे जब उनको समझ में आता है बायर को कि हमें सामान खरीदना चाहिए, तो वो लोग ऑर्डर लेटर देते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट, नाउ दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। ठीक है, हर्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी क्या कहती है? यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, मेंटेनेंस फैक्टर्स, और इनकी 2 जो पार्ट्स थे वो कौन से 2 पार्ट्स थे इसमें? फर्स्ट वाज मेंटेनेंस फैक्टर्स, जो यहीं पर ही हम लिख दे रहे हैं, इसी का ही ऑप्शन दिया हुआ, और दूसरा था मोटिवेशन फैक्टर्स। मोटिवेशन फैक्टर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स। तो फर्स्ट असर्शन सेज, असर्शन कह सकते हो, एक स्टेटमेंट होती है, यहाँ पर एक फैक्ट होता है जो बोला जाता है। तो असर्शन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द मेंटल हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, और रीजन उसका क्या दिया है कि डिससैटिस्फायर्स operate to dissatisfy the employees when they are absent but their presence does not motivate them। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि हर्जबर्ग के कुछ फैक्टर्स थे, मोटिवेशन फैक्टर्स वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अचीवमेंट, रिकॉग्निशन,
ठीक है, जो सेटिस्फायर्स के तरीके से काम करते हैं। मेंटेनेंस फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कंपनी की पॉलिसी हो गई, उसके बाद सैलरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी हो गई। तो ये वो फैक्टर्स होते हैं जो मोटिवेट करते हैं, सॉरी, वो जो कंपनी जो पर्सन के मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। और उनको हम डिससैटिस्फायर्स भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो प्रेजेंस है, वो अगर एब्सेंट होंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन उनका प्रेजेंस कभी भी हम लोग को मोटिवेट नहीं करता है। तो यही दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू मी द रीजन इज ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो करेक्ट। बट हो सकता है कि इसका जो ऑप्शन हो वो ये भी अवेलेबल हो, इन केस आप उसको कहीं और आपको ढूंढ ढूंढ करके मिले वो, कि मेंटेनेंस फैक्टर्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, बट ये उसका करेक्ट रीजन नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। इट्स जस्ट कि हाँ, अगर वो एब्सेंट होंगे तो इट कैन बी, अकॉर्डिंग टू मी इट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इन केस अगर वो नहीं होते तो वो डिमोटिवेट नहीं करते, ये उसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, नाउ वी हैव टू डू द 13th वन, दैट इज द लास्ट टॉपिक। इसके बाद सेक्शन बी हो जाएगा जो हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट्स में करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कि इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है। द फर्स्ट वन, retrenchment means the temporary removal of the employee from the services due to economic condition। false है ये। क्यों? क्योंकि रिट्रेंचमेंट नहीं, जो टेम्पररी रिमूवल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ले ऑफ कहते हैं। और परमानेंट रिमूवल को हम लोग रिट्रेंचमेंट कहते हैं। देन रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस। नो, रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस। सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट में हम लोग मोर एंड मोर कैंडिडेट्स को मोटिवेट करते हैं कि आओ भाई मेरी कंपनी में आकर के अप्लाई करो। और सिलेक्शन में हम लोग उन्हीं कैंडिडेट्स में से कई सारे कैंडिडेट्स को बाहर कर देते हैं। देन बिजनेस इंटरमीडियरीज वो अथॉरिटीज होती हैं दैट आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन। नो, बिजनेस रेगुलेटर्स वो अथॉरिटीज होती हैं जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है, अपॉइंट की जाती हैं टू रेगुलेट द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि सेबी हो गया, एसबीआई, आरबीआई हो गया। बट बिजनेस इंटरमीडियरीज होते हैं जैसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, तो ये सब होते हैं बिजनेस इंटरमीडियरीज, वो गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंटेड नहीं होते हैं। देन कम्स जॉब एनलार्जमेंट। इट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग द स्कोप ऑफ द जॉब बाय एडिंग मोर टास्क टू इट। यस, जॉब एनलार्जमेंट हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा भी है एक सेक्शन में, आप वीडियो में चेक कर सकते हो। तो जॉब एनलार्जमेंट क्या होता है कि जब मान लो कि 3 अलग अलग लोग हैं, उनको अलग अलग काम बांट दिए गए, ए को अपना काम बांट दिया गया, बी को अपना, सी को इतना। अब इसके बाद ये जो डिवीजन है, ये जो बीच में डिवीजन है, हम इस डिवीजन को हटा दें और हम कहें कि जो भी प्रोडक्ट सेल करना है वो तुम लोग तीनों मिल करके करोगे। तो ए भी वही काम करेगा, बी भी करेगा और सी भी करेगा। तो हम लोग ने क्या किया, वो जो हिस्सा बटा हुआ था हमने उस ए के काम को बढ़ा करके तीनों फंक्शंस को उसको भी दे दिया कि ए तुम ये तीनों काम करो, बी तुम भी करो, सी तुम भी करो। दैट इज नोन एज जॉब एनलार्जमेंट, और इसीलिए दिस इज ट्रू। ओके, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद जो सेक्शन बी है इसका, जिसमें देखो आप 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। अभी के लिए इन जनरल हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है एज अ फॉर्मेट। जो होगा आपका 32 मार्क्स का, जिसमें आपके 4 मार्क्स का पेपर होगा, 4-4 मार्क्स के। आपको अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करने, बट देयर विल बी सम इंटरनल चॉइसेस कि या तो आप ये वाला अटेम्प्ट करो या तो ये वाला अटेम्प्ट करो। ठीक है, सिमिलरली दीज आर अ फ्यू क्वेश्चंस जो आपको इसमें देखने होंगे। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन सी। अगेन दिस इज ऑफ 32 मार्क्स, जिसमें आपके लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चंस है। बड़ा सा क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आप उसका बड़ा सा क्वेश्चन बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैथ्स लो की थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है, कि आपको नेम भी करनी है और उसको एक्सप्लेन भी करनी है, तो वो सुंदर सा पिरामिड भी उसमें बना देना। ये आपको बहुत बेनिफिट देगा, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर को आपको वो सुंदर सा जो पिरामिड होगा वो बहुत अच्छा लगेगा और वो आपको पूरे मार्क्स दे देगा उसमें। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैस्लो की थ्योरी में जरूर होना चाहिए। आई विल एक्सप्लेन यू दीज टॉपिक्स। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें इंटरनल चॉइसेस है। इंटरनल चॉइसेस इन द सेंस, या तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये वाला हिस्सा करो तो पूरा करो, और अगर सेकंड वाला करो तो भी पूरा करो। दैट इज अगेन ऑफ 8 मार्क्स। ये तीसरा क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग। उसके बाद दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हैज अ केस स्टडी। तो दीज आर द लॉन्ग आंसर्स एंड द शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स। इसके बाद जब हम लोग
नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो दैट विल बी ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। कुछ नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना। दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम आफ्टर आई विल कंप्लीट द अदर टू सेक्शंस ऑफ दिस। हम उसके बाद साथ में उसको भेज देंगे। अभी के लिए आई एम कीपिंग इट ऑन होल्ड। कुछ नहीं समझ में आया है तो पूछ लेना। यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो इफ you have liked the video. Please subscribe to my channel and keep studying. Thank you.